हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 हमारा चल रहा है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखिए मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो हमारा चैप्टर है, इसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी किसी भी मादा के अंदर जो भ्रूणीय विकास होता है वो कैसे होता है। देखिए जो भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया होती है, दरअसल इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है निषेचन से। क्योंकि देखिए निषेचन जब तक नहीं होगा उसके बाद ही क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक जाइगोट नहीं बनेगा, और जब जाइगोट नहीं बनेगा तो आगे की प्रक्रिया तो होगी ही नहीं। यानी जो भ्रूणीय विकास की क्रिया है उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, निषेचन आवश्यक है। तो निषेचन कब होगा, जब आपस में नर व मादा युग्मक मिलते हैं, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के बाद आप पाएंगे कि यहां पे कई सारे ऐसे स्टेप होते हैं जिनके माध्यम से जो पूरी की पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। जो भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया होती है वो कई चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला जो चरण है उसमें होता है विदलन या मोरुला का निर्माण होता है, उसमें विदलन होता है या मोरुला का निर्माण होता है। इसके पश्चात जो दूसरा चरण हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे ब्लास्टुला का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, ब्लास्टुलेशन कैसा होगा वो देखेंगे। इसके बाद फिर देखेंगे गैस्टुला या भ्रूण के जनन स्तरों का निर्माण कैसे होगा, और फिर आखिरी में चौथा जो स्टेप है वो है गैस्टुला से शिशु का निर्माण। फिर गैस्टुला अवस्था के बाद शिशु का निर्माण कैसे होगा। तो कुल मिला के 4 स्टेप के माध्यम से यहां पे हम समझने वाले हैं कि पूरा का पूरा जो भ्रूणीय विकास या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विदलन या मोरुला का निर्माण। जो पहली अवस्था है या पहला चरण है भ्रूणीय विकास का वो है विदलन या मोरुला का निर्माण। अब आप पाएंगे कि देखिए निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद जो निषेचित अंडाणु होते हैं, क्या होते हैं, निषेचन के बाद जो निषेचित अंडाणु होते हैं या जो युग्मनज होते हैं, बेसिकली आप पाएंगे कि इनमें तेजी से समसूत्री विभाजन होने लगता है, जिससे कि यह कई कोशिकाओं या समूहों में बढ़ जाता है। देखिए निषेचन होगा यानी शुक्राणु व अंडाणु आपस में मिलेंगे। अब निषेचन के बाद क्या होता है कि जो निषेचित अंडाणु है यानी अंडाणु यदि निषेचित हो गया है उसके बाद फिर क्या होगा, उससे जाइगोट बनेगा यानी युग्मनज बनेगा। तो जैसे ही निषेचन के बाद युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण हो जाता है, उसके बाद आप पाएंगे कि उस जाइगोट में तेजी से समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो जाइगोट की कोशिका है यह कई सारी कोशिकाओं में या समूहों में बढ़ जाती है। तब आप यहां पे कह सकते हैं कि इस प्रकार होने वाली जो विभाजन की क्रिया होती है, जिसमें कि केवल कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है लेकिन आकार वही रहता है, उसे हम विदलन कहते हैं। तो विदलन का मतलब क्या है कि जो जाइगोट बना है, जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट कई कोशिकाओं में बढ़ जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप पाएंगे कि विदलन क्या होता है। तो विदलन में देखिए होता क्या है कि एक कोशिका थी, यानी जो जाइगोट या युग्मनज है वो एक कोशिका है। हालांकि वो कोशिका कैसी होती है, युग्मनज या जाइगोट हमेशा याद रखना है आपको कि द्विगुणित होता है। तो ये जो द्विगुणित जाइगोट होता है इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो जाइगोट की जो कोशिका है ये कई सारी कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। तो इसकी कोशिकाओं की आप पाएंगे कि संख्या में तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन कोशिकाओं का जो आकार है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। तो विदलन का मतलब है कि निषेचन के बाद जो निषेचित अंडाणु या जो युग्मनज या जाइगोट होता है उसमें लगातार विभाजन के परिणाम स्वरूप कई कोशिकाओं का बढ़ जाना ही क्या है, विदलन है। तथा आप पाएंगे कि इसमें कि इस विभाजन से जो बनी कोशिकाएं होती है वो ब्लास्टोमेयर्स कहलाती है। यानी विभाजन के परिणाम स्वरूप निषेचन या जाइगोट, निषेचन के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जब जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट बनने के बाद आप पाएंगे कि लगातार विभाजन से जो बनी कोशिकाएं होती है उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। देखिए विदलन के समय जब भ्रूण 12 से लेकर के 16 ब्लास्टोमियर्स का हो जाता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, तब इसे हम मोरुला कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम मोरुला कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो विदलन होता है या मोरुला का निर्माण होता है, इसमें आप पाएंगे कि जो जाइगोट या युग्मनज बनता है इसमें लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और समसूत्री कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज या जाइगोट होता है वो तेजी से विभाजित होने लगता है समसूत्री विभाजन के कारण, और यह 12 से लेकर के 16 कोशिकाओं वाला ब्लास्टोमियर्स का निर्माण कर लेता है।
तब इसे हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। तो पहले तो आपको देखना है विदलन क्या है। तो विदलन में आप बताएंगे कि निषेचन के बाद जो निषेचित अंडाणु या जो जाइगोट या युग्मनज बनता है उसमें तेजी से समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो जाइगोट होता है वह कई सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। और आपको याद रखना है कि विदलन के परिणाम स्वरूप जो विभाजन होता है उससे जितनी भी कोशिकाएं बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और जब 12 से 16 ब्लास्टोमियर्स वाली कोशिकाएं बन जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, तब इसे हम मोरूला कहते हैं। देखिए इसके बाद यदि हम बात करते हैं मोरूला की, तो मोरूला बेसिकली गोलाकार यानी कि राउंड शेप्ड गोलाकार और 12 से लेकर के 16 कोशिकाओं की बनी एक सहतूत यानी मलबेरी का जो फ्रूट होता है उसके फल के समान एक ठोस रचना होती है। जो मोरूला होती है यह 12 से लेकर के 16 कोशिकाओं की बनी संरचना होती है और साथ ही साथ इसकी संरचना कैसी होती है, सहतूत यानी कि मलबेरी के फल के समान होती है। कैसी होती है, ठोस होती है। और इसी के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। और यहां से आपको याद रखना है कि जो भ्रूण होता है वो धीरे धीरे गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाता है। यानी जैसे ही मोरूला का निर्माण होता है इसके बाद जो भ्रूण होता है वो धीरे धीरे गर्भाशय की गुहा में जाकर के स्थापित हो जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ब्लास्टुला का निर्माण होगा। पहले स्टेप में आपने क्या देखा कि विदलन होगा और साथ ही साथ मोरूला का निर्माण होगा, यानी 12 से लेकर के 16 कोशिकाओं वाली ब्लास्टोमियर्स की कोशिकाएं बनेगी, जिससे हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। अब देखिए मोरूला अवस्था के बाद आप पाएंगे कि ब्लास्टुला का निर्माण होगा। देखिए क्या होता है कि जो मोरूला अवस्था होती है, मोरूला अवस्था के बाद जो मोरूला के ब्लास्टोमियर्स होते हैं, अर्थात मोरूला की जो कोशिकाएं होती है 12 से लेकर के 16 कोशिकाएं जो होती है, इनमें विभाजन होने के साथ साथ इस प्रकार ये व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनके बीच में ब्लास्टोसील नामक एक गुहा बन जाती है। क्या बन जाती है, इनमें एक ब्लास्टोसील नामक गुहा बन जाती है। तो ब्लास्टुला अवस्था में आपको याद रखना है कि जो मोरूला अवस्था होती है उसके बाद जो मोरूला के ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो और लगातार क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। और उनके इस प्रकार के विभाजन होने के कारण ही उनके बीच बीच में आपको याद रखना है कि ब्लास्टोसील नामक एक गुहा बन जाती है। और बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि जो मोरूला होता है, मोरूला से यदि ब्लास्टुला का निर्माण होता है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि मोरूला से जो ब्लास्टुला बनने की क्रिया होती है ये ब्लास्टुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लास्टुलेशन कहलाती है। तो मोरूला अवस्था में आपको याद रखना है कि मोरूला अवस्था में क्या होता है, 12 से 16 कोशिकाओं वाला ब्लास्टोमियर्स बनता है। लेकिन उसके बाद जब ब्लास्टुला का निर्माण होता है तो मोरूला अवस्था के बाद मोरूला में लगातार विभाजन होता है, जिसके कारण उसके बीच में एक कैविटी या गुहा बन जाती है, जिसको हम ब्लास्टोसील गुहा कहते हैं। और मोरूला से फिर ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन कहते हैं। देखिए लगभग 24वें दिन तक जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंसकर स्थापित हो जाता है। जैसे ही आप पाएंगे कि निषेचन के बाद जो 24वां दिन होगा उसमें जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंस करके स्थापित हो जाता है। इसके बाद ही तीसरी अवस्था स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं गैस्टुला का निर्माण। तो देखिए गैस्टुला के निर्माण में आप देखेंगे कि जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला जो है तेजी से विभाजित होगा और तेजी से विभाजित होकर के यह अपने ब्लास्टोमियर को पुनर्व्यवस्थित कर देता है। और पुनर्व्यवस्थित करने के पश्चात यह भ्रूण के चारों तरफ एक जनन स्तर का, यानी आप यहां पे पाएंगे कि जनन स्तर जो बनेगी उसमें 3 जनन स्तर रहेगी। तो ब्लास्टुला अवस्था के बाद पाएंगे कि जो ब्लास्टुला होता है वह तेजी से विभाजित होगा और विभाजित होने के पश्चात जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं इनको पुनः से स्थापित कर लेता है। और इसके साथ ही साथ भ्रूण के चारों तरफ आपको याद रखना है कि 3 जनन स्तरों का क्रमशः निर्माण हो जाता है। और उन 3 जनन स्तरों का नाम आपको याद रखना है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनका निर्माण हो जाता है। देखिए भ्रूण की इस अवस्था को हम गैस्टुला तथा ब्लास्टुला से गैस्टुला बनने की क्रिया को हम गैस्टुलेशन कहते हैं। देखिए अभी तक आपने क्या देखा कि जो मोरूला से ब्लास्टुला बनता था, मोरूला से ब्लास्टुला बनने को हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। वहीं आपको याद रखना है कि ब्लास्टुला से जब गैस्टुला का निर्माण होता है तो ब्लास्टुला से जैसे ही गैस्टुला का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे, गैस्टुलेशन कहेंगे। गैस्टुला की ये तीनों स्तरें ही भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। देखिए गैस्टुला अवस्था में आपको याद रखना है कि 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, यानी 3 जर्मिनल लेयर का निर्माण होगा। उसमें से एक है एंडोडर्म, दूसरी है एक्टोडर्म और तीसरी है मीजोडर्म। तो तीनों प्रकार की जो जनन स्तरें का निर्माण हुआ है, यही तीनों जनन स्तर ही शरीर के सभी अंगों का निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको नोट करके चलना है
यही तीनों के तीनों पॉइंट ही क्या करते हैं, यही तीनों के तीनों जो जनन स्तर होते हैं सभी के सभी शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि सबसे पहले जो एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म से यहां पे हम देखेंगे कि एक्टोडर्म से शरीर के किन किन अंगों का निर्माण होता है। इसके बाद हम देखेंगे मेजोडर्म से किसका किसका निर्माण होता है, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि एंडोडर्म परत जो होती है या लेयर होती है उसमें से किसका किसका निर्माण होता है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एक्टोडर्म से, तो एक्टोडर्म से देखिए किसका किसका निर्माण होता है। इस स्तर से शरीर की तंत्रिका तंत्र का यानी कि नर्वस सिस्टम का, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का, इसके साथ साथ स्पाइनल कार्ड यानी कि मेरुरज्जु का, व कपालीय जो उपास्थियां होती है यानी कार्टिलेज जो होती हैं उनका भी निर्माण होता है। साथ ही साथ रेटिना का निर्माण भी एक्टोडर्म से ही होता है। आंख की जो कॉर्निया होती है और जो लेंस होते हैं इनका निर्माण भी कहां से होता है, एक्टोडर्म से होता है। अंतःकरण, इसके अलावा मुख गुहा, मलाशय व जो भी संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंग के अलावा जो पिनियल ग्रंथि होती है इसका निर्माण भी कहां से होता है, एक्टोडर्म से होता है। पीयूष ग्रंथि की मध्य व पश्चपिंड, मध्य व यहां पे पश्चपिंड, तो दोनों का निर्माण कहां से होता है, एक्टोडर्म से। यानी पीयूष ग्रंथि में 3 पालियां होती है, अग्रपाली, पश्चपाली और मध्यपाली। तो मध्यपाली और पश्चपाली का निर्माण कहां से होता है, एक्टोडर्म से होता है। इतने सारी चीजों का निर्माण आपको याद रखना है कि एक्टोडर्म से होता है। फिर मेजोडर्म की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इस स्तर से कशेरुक दंड यानी कि जो वर्टिब्रम कॉलम होता है यानी जो कशेरुक दंड या रीढ़ की जो हड्डी होती है इसका निर्माण होता है। साथ ही साथ जो उपांगीय कंकाल होते हैं, कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। तो जो उपांगीय कंकाल होते हैं इनका निर्माण भी कहां से होता है, मेजोडर्म से होता है। इसके अलावा रेखित, रेखित पेशी जो होती है, अरेखित पेशी तथा हृदयक पेशी यानी मुख्य रूप से जो तीनों पेशियां होती हैं इनका निर्माण भी मेजोडर्म से होता है। इसके अलावा किडनी यानी कि वृक्क का निर्माण, जनद का निर्माण, जबकि मूत्र एवं जनन नलिका जो होती है, इसके अलावा रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका निर्माण, लसिका तंत्र का निर्माण और प्लीहा आदि का निर्माण जो है मेजोडर्म से होता है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार यहां से क्वेश्चन भी आपको वस्तुनिष्ठ में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ देगा कि वृषण का निर्माण किस परत से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टोडर्म से होता है कि मेजोडर्म से होता है कि एंडोडर्म से होता है। इसके बाद देखिए एंडोडर्म की यदि हम बात करते हैं तो एंडोडर्म से भी कई सारे अंगों का निर्माण होता है। तो इस स्तर से आपको याद रखना है कि अमाशय का निर्माण होता है, आंत का निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है, यकृत यानी कि लीवर का निर्माण होता है, पैंक्रियाज या अग्नाशय का निर्माण होता है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि की अग्रपिंड। देखिए मध्य पिंड और पश्च पिंड का निर्माण एक्टोडर्म से होता है पीयूष ग्रंथि के, लेकिन जो एंडोडर्म होता है, एंडोडर्म में आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है उसका निर्माण होता है, थाइमस ग्रंथि का निर्माण होता है, फेफड़ों का निर्माण होता है यानी कि लंग्स का निर्माण होता है, और इसके अलावा जो योनि की दीवार होती है इसका निर्माण भी कहां से होता है, एंडोडर्म से होता है। इसके अलावा यूरेथ्रा का निर्माण होता है, तो यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार आपने यहां पे देखा कि गैस्ट्रुला अवस्था में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यही तीनों जनन स्तर की दीवारें ही क्या करती है, या यही तीनों जनन स्तर ही शरीर के सभी अंगों का निर्माण करती हैं। तो देखिए यहां पे आपने देखा कि कौन कौन से जनन स्तर जो है किस किस अंग का निर्माण करते हैं। तो यहां पे देखिए गैस्ट्रुला अवस्था हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब गैस्ट्रुला अवस्था के बाद जब आप आगे जाएंगे तो गैस्ट्रुला से अब यहां पे शिशु का निर्माण होगा, यानी ये जो है आप यहां पे देखेंगे ये चौथी अवस्था है। तो चौथा चरण में आपको क्या देखना है, गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए क्या होता है कि भ्रूण के 7वें सप्ताह तक, यानी जैसे ही भ्रूण जो 7वें सप्ताह में पहुंच चुका होता है उनमें 3 जननिक जो स्तर होती है उनका निर्माण कंप्लीट हो चुका होता है। तो जैसे ही गैस्ट्रुला अवस्था में आपको याद रखना, यानी 7वें सप्ताह तक जो भ्रूण की 3 जनन स्तर होती हैं इनका निर्माण हो चुका होता है कंप्लीटली। अब इसके बाद क्या होता है, तो देखिए इसके बाद क्या होता है कि ये स्त्रें विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं और 7वें से लेकर के 9वें सप्ताह में आपको याद रखना है कि हाथ व पैर जो होते हैं यह पूर्ण रूप से बन जाते हैं। कब से कब तक में, 7वें से लेकर के 9वें सप्ताह के बीच में हाथ व पैर जो होते हैं यह पूर्ण रूप से बन जाते हैं। साथ ही साथ पाचन, श्वसन एवं लैंगिक अंग भी अब तक बन जाते हैं। यानी 7वें से लेकर के 9वें सप्ताह के बीच में आपको याद रखना है कि कई सारी चीजों का निर्माण हो जाता है, जिनमें से हाथ, पैर व पाचन तथा श्वसन तंत्र संबंधित क्रियाएं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद देखिए कि इस समय तक भ्रूण का जो सिर होता है
वो शरीर का लगभग आधा बन चुका होता है। पूरे शरीर का आधा प्रतिशत भाग सिर जो है इसका निर्माण भी हो चुका होता है। इसके बाद देखिए जब भ्रूण आगे चल के 3 माह तक पहुंच जाएगा तो 3 माह तक में क्या हो जाएगा कि जो भ्रूण होता है वह लगभग 3 इंच लंबा हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 इंच का हो चुका होता है। तीसरे माह तक जो भ्रूण या एम्ब्रियो होता है वह 3 इंच लंबा हो चुका होता है और इसमें कंकाल तंत्र भी बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो याद रखना है कि तीसरे मंथ में आपको भ्रूण जो होता है यह लगभग 3 इंच लंबा हो चुका होता है और इसमें कंकाल तंत्र का निर्माण भी धीरे धीरे होने लग जाता है। चौथे माह में जैसे ही आएंगे, चौथे माह तक जो भ्रूण होता है वह लगभग 7 इंच का हो जाता है। कितने इंच का हो जाता है? 7 इंच का हो जाता है। तथा सिर व शरीर पर रोमे भी बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सिर भाग पर और जो पूरा का पूरा नीचे वाला भाग है तो सिर व शरीर पर आपको कई सारे रोए भी दिखाई देने लग जाते हैं। इसके बाद 5वें माह में आपको याद रखना है कि आहार नाल डेवलप हो जाती है। इसके अलावा रक्त व अस्थि मज्जा भी पूर्णतः बन जाते हैं। तो ब्लड का भी निर्माण और साथ ही साथ बोन मैरो भी पूरी तरह से बन चुकी होती है। इसके अलावा 6वें माह में आप जब पहुंचेंगे आप तो 6ठे माह तक जो फीटस होता है वह मानव का छोटा रूप धारण कर लेता है। तो 6ठे माह तक जो भ्रूण होता है वह आपको याद रखना है कि एक छोटा सा रूप धारण कर लेता है मानव का। इसके बाद देखिए क्या होता है कि इस माह के प्रारंभ में जो भ्रूण होता है उसके हृदय की धड़कन भी उदर गुहा के ऊपर से सुनी जा सकती है। यानी 6ठे महीने के लास्ट तक में आप जो मानव जो है उसका छोटा रूप जो है बन चुका होता है, यानी भ्रूण का छोटा रूप धारण कर लेता है मानव का। तो जो भ्रूण होता है वो 6वें माह तक मानव का छोटा सा रूप धारण कर लेता है और 6ठे महीने के लास्ट तक में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही उदर गुहा के ऊपर कान लगा करके सुनेंगे तो उसके हृदय की धड़कन भी सुनाई देने लग जाती है। 7वें माह तक में क्या हो जाता है कि जो गर्भाशय के अंदर जो फीटस है वो मानव के गर्भाशय से बाहर रहने योग्य हो जाता है। यानी 7वें माह तक में आपको याद रखना है कि जो भ्रूण है वो बाहर रहने के लायक हो जाता है। इसके बाद देखिए 8वें माह में क्या होता है कि भ्रूण में वसा का जमाव भी होने लग जाता है। तो जैसे ही 8वां महीना आएगा उसमें जो भ्रूण होता है, भ्रूण में आपको याद रखना है कि वसा का जमाव धीरे धीरे होने लगता है और उसका जो शरीर होता है शिशु का, वो भी शरीर जो होता है वो धीरे धीरे भरा पूरा होने लग जाता है। यानी उनमें जो मसल्स होती है वो भी डेवलप होकर के शरीर जो है वो भरा पूरा वो दिखने लगता है। इसके बाद 9वें माह तक जो भ्रूण होता है वह लगभग 20 इंच लंबा और 6 से 8 पाउंड का होकर के शिशु जन्म के लिए तैयार रहता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पे पूरी की पूरी जो 9 महीने की प्रोसेस है इसमें आपको समझना क्या है, इसमें आपको यह समझना है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपने क्या देखा कि जो भ्रूणीय विकास होता है यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है इसके कंप्लीट होने की जो प्रक्रिया होती है वह 4 स्टेप में संपन्न होती है। सबसे जो पहली प्रक्रिया थी उसमें आपने देखा विदलन यानी कि मोरुला का निर्माण। तो देखिए विदलन या मोरुला के निर्माण में क्या होता है, जैसे ही निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद आपको पता है कि जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। अब निषेचन के बाद जैसे ही जाइगोट या युग्मनज का निर्माण हो जाता है उसके पश्चात जो जाइगोट या युग्मनज होता है उसमें लगातार माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप जो जाइगोट की कोशिका होती है वह कई सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कोशिकाओं का लगातार विभाजन होना ही क्या कहलाता है, विदलन कहलाता है। तो जाइगोट में लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप कोशिका का विभाजन होना ही क्या कहलाता है, विदलन कहलाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो विदलन होता है, विदलन के बाद 12 से 16 कोशिकाओं वाला ब्लास्टोमियर्स बन जाता है और ब्लास्टोमियर्स की जो कोशिकाएं होती है 16 जैसे ही आप पाएंगे कि 12 से 16 कोशिकाओं वाला ब्लास्टोमियर्स बन जाता है, इस अवस्था को हम कहते हैं मोरुला अवस्था। यानी पहली अवस्था जो है भ्रूणीय विकास की वो है विदलन या मोरुला का निर्माण। तो विदलन में आपने क्या देखा कि युग्मनज या जाइगोट का क्या होता है, विभाजन होता है। और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जब 12 से लेकर के 16 कोशिकाओं वाला ब्लास्टोमियर्स बन जाता है तो इसको हम मोरुला कहते हैं। मोरुला की यदि हम बात करते हैं तो मोरुला एक गोलाकार संरचना होती है, 12 से लेकर के 16 कोशिकाओं की बनी होती है। इसकी संरचना आपको देखने में एकदम सहतूत यानी कि मलबेरी का जैसे फल होता है उसी के समान ठोस रचना देखने को मिलेगी और इसी कारण से इसे हम मोरुला नाम दिया गया, क्योंकि मलबेरी के समान इसकी संरचना होती है जिस कारण से इसको मोरुला नाम दिया गया। और यहीं से आपको याद रखना है कि जो भ्रूण होता है या जो एम्ब्रियो होता है वो धीरे धीरे गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाता है
इसके बाद फिर दूसरा जो स्टेप होता है वो प्रारंभ हो जाता है, यानी कि ब्लास्टुला का निर्माण। तो देखिए ब्लास्टुला का निर्माण आपको याद रखना है कि ब्लास्टुला के जो निर्माण होने की प्रक्रिया होती है उसे हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ब्लास्टुला का निर्माण किससे होता है? मोरुला से होता है। तो मोरुला से ब्लास्टुला बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टुलेशन कहते हैं। तो देखिए मोरुला अवस्था के बाद जो मोरुला होता है उसके जो ब्लास्टोमियर्स की कोशिकाएं होती है उनमें लगातार विभाजन होता है, और विभाजन के साथ ही साथ आपको याद रखना है कि उन कोशिकाओं के बीच में एक कैविटी यानी कि गुहा बन जाती है, और जिस गुहा को हम ब्लास्टोसील नामक गुहा कहते हैं। तो याद रखना है, क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लास्टोसील गुहा का निर्माण भ्रूणीय विकास की किस अवस्था में होता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि ब्लास्टोसील जो कैविटी है इसका निर्माण ब्लास्टुला अवस्था में होता है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि लगभग 24वें दिन तक जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंस करके स्थापित हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस है, उसकी जो दीवारें होती है 3 दीवारों से मिलकर के बनी होती है। एक होती है मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो होती है सबसे भीतरी परत होती है, और एंडोमेट्रियम में ही भ्रूण जाकर के स्थापित हो जाता है। और जैसे ही भ्रूणीय विकास का 24वां दिन होता है वैसे ही जो गर्भाशय होता है उसके एंडोमेट्रियम में भ्रूण जाकर के स्थापित हो जाता है। और जब भ्रूण एंडोमेट्रियम में जाकर के स्थापित हो जाता है उसके बाद फिर तीसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है जिसको हम कहते हैं गैस्टुला का निर्माण। तो गैस्टुला के निर्माण में आप पाएंगे कि अभी तक जो ब्लास्टुला बना था उसमें तेजी से विभाजन होगा, और इसके साथ ही साथ जो ब्लास्टोमियर्स बने थे इनकी ब्लास्टोमियर्स की कोशिकाओं को पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, और साथ ही साथ भ्रूण के चारों तरफ आपको याद रखना है कि 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है। यानी गैस्टुला अवस्था में ही तीनों जर्मिनल लेयर यानी कि जननिक स्तरों का निर्माण होता है। और आपको याद रखना है कि यही तीनों जनन स्तर की दीवारें, अर्थात 3 जनन स्तरों में से जो पहली स्तर है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली जो होती है उसको हम कहते हैं मेसोडर्म, और तीसरी जो होती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। तो यही तीनों के तीनों जो जननिक स्तर की दीवारें हैं, या तीनों के तीनों ये जो जनन स्तर बनती हैं, यही आगे चल के शरीर के हर एक अंग का निर्माण करती हैं। तो भ्रूण की इस अवस्था में आपको याद रखना है कि गैस्टुला तथा ब्लास्टुला से गैस्टुला बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम गैस्टुलेशन कहते हैं। आपने क्या देखा कि मोरुला से ब्लास्टुला बनने की क्रिया ब्लास्टुलेशन कहलाती है, और फिर ब्लास्टुला से गैस्टुला बनने की प्रक्रिया गैस्टुलेशन कहलाती है। देखिए गैस्टुला अवस्था में ही हमने आपको बताया कि 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, और यही 3 जनन स्तरें ही क्या करती है? शरीर के सभी अंगों का निर्माण करती है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो एक्टोडर्म होती है यह कई सारे शरीर के अंगों का निर्माण करती है, जैसे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, इसके अलावा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, स्पाइनल कार्ड यानी कि मेरुरज्जु का, साथ ही साथ कपालीय उपास्थि यानी सर्टिलेज का भी निर्माण करती है। इसके अलावा जो आंख की रेटिना होती है, आंख की कॉर्निया भाग होती है, और आंख के जो अंदर लेंस होते हैं इसका निर्माण भी कहां से होता है? एक्टोडर्म से होता है। साथ ही साथ याद रखना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसकी उसकी मध्यपाली और उसकी पश्चपाली, इन दोनों का निर्माण भी एक्टोडर्म से होता है। तो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली और मध्यपाली, इनका निर्माण कहां से होता है? एक्टोडर्म से होता है। जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो अग्रपाली होती है इसका निर्माण कहां से होता है? एंडोडर्म से होता है। इसके बाद आप पाएंगे कि जो मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म से देखिए किसका किसका निर्माण होता है? तो मेसोडर्म से आपको याद रखना है कि कशेरुक दंड का निर्माण होता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का, जिसको कि आप रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसके अलावा उपांगीय कंकाल का यानी एपेंडिकुलर स्केलेटल का भी निर्माण किसमें से होता है? मेसोडर्म से होता है। इसके अलावा रेखित पेशी, अरेखित पेशी व हृदयक पेशी, यानी तीनों प्रकार की जो प्रमुख पेशियां होती है, जो मसल्स होती हैं, इनका निर्माण भी मेसोडर्म से होता है। इसके अलावा किडनी या वृक्क का निर्माण भी कहां से होता है? मेसोडर्म से होता है। जनद यानी कि गोनैड्स का निर्माण भी कहां से होता है? मेसोडर्म से होता है। गोनैड्स के अंतर्गत 2 चीजें आती है, वृषण और अंडाशय, यानी कि टेस्टिस और ओवरी, ये दोनों जनद कहलाते हैं। इनका निर्माण भी कहां से होता है? भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो वृषण होता है, वृषण का निर्माण भ्रूणीय विकास की किस परत से होता है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा मूत्र एवं जो जनन नलिका होती है, इनका निर्माण भी मेसोडर्म से होता है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण भी मेसोडर्म से होता है। इसके अलावा लसिका सिस्टम और साथ ही साथ प्लीहा यानी कि लिम्फ का निर्माण भी कहां से होता है? इसका निर्माण भी मेसोडर्म से होता है।
इसके बाद देखिए एंडोडर्म, तो एंडोडर्म से भी शरीर के कई सारे भागों का निर्माण होता है। सबसे पहले आप देखेंगे स्टमक यानी कि अमाशय का निर्माण होता है। इसके बाद इंटेस्टाइन यानी कि आंत का निर्माण भी होता है। जीभ का निर्माण, यकृत या लीवर का निर्माण, इसके अलावा पैंक्रियाज या अग्नाशय का निर्माण, साथ ही साथ थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड की अग्रपाली, इसके अलावा थाइमस ग्रंथि, लंग्स यानी कि फेफड़ों का निर्माण भी, साथ ही साथ वजाइना यानी कि योनि की जो दीवार होती है इसका निर्माण, और इसके अलावा यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग का निर्माण भी कहां से होता है? भ्रूणीय विकास की एंडोडर्म परत से होता है। अब देखिए जैसे ही आपको यहां पे पता चलता है कि तीनों स्तरों से किसका किसका निर्माण होगा, इसके बाद चौथी अवस्था प्रारंभ हो जाती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला से शिशु निर्माण। अब देखिए गैस्ट्रुला से शिशु निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें आपको क्रमशः याद रखना है कि अभी तक आपने क्या देखा था कि गैस्ट्रुला अवस्था में 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है और यही तीनों जनन स्तर ही शरीर के सभी अंगों का निर्माण करती हैं। तो देखिए जैसे ही भ्रूणी विकास का 7वां सप्ताह आता है, 7वें सप्ताह तक में आपको याद रखना है कि तीनों के तीनों जनन स्तरों का निर्माण कंप्लीटली हो जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये स्तरें क्या करती है कि विभिन्न अंगों का निर्माण करना प्रारंभ कर देती हैं और 7वें से लेकर के 9वें सप्ताह के मध्य में हाथ व पैर जो होते हैं ये पूर्ण रूप से बन जाते हैं। इसके अलावा पाचन व श्वसन तंत्र, साथ ही साथ लैंगिक अंग भी अब तक बन जाते हैं। लैंगिक अंग का मतलब है कि जैसे यदि मेल में हम बात करते हैं टेस्टिस यानी कि वृषण का निर्माण भी हो चुका होता है और फीमेल में ओवरी या अंडाशय का निर्माण भी हो चुका होता है। अब इसके बाद आप क्या देखते हैं कि इसके बाद जो आखिरी अवस्था आती है इसमें 7वें से 9वें अवस्था के बाद जब आप देखेंगे कि इस समय तक जो भ्रूण का सिर होता है वो शरीर का लगभग आधा भाग बन चुका होता है, यानी बॉडी का जो आधा भाग होता है वो 7वें से लेकर के 9वें सप्ताह के बीच में कंप्लीट हो चुका होता है। फिर इसके बाद देखिए जैसे ही तीसरा मंथ स्टार्ट होता है आगे चल के, तीसरे माह तक में जो भ्रूण या एम्ब्रियो होता है उसका लगभग जो पूरी की पूरी बॉडी है उसका 3% यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसका जो बॉडी होती है वो 3 इंच लंबी हो जाती है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इस भाग में कंकाल तंत्र का निर्माण होना भी शुरू हो जाता है, यानी स्केलेटल सिस्टम का निर्माण भी धीरे धीरे होने लगता है। इसके बाद चौथे माह में जैसे ही भ्रूण प्रवेश करता है उसमें आपको याद रखना है कि लगभग जो भ्रूण होता है वह 7 इंच का हो जाता है तथा सिर व शरीर पर रोएं भी बन जाते हैं। इसके अलावा 5वें माह तक पहुंचते पहुंचते आहार नाल और साथ ही साथ रक्त व अस्थि मज्जा भी पूर्णतः बन चुकी होती है। क्योंकि अस्थि मज्जा के अंदर ही जो रक्त के अंदर उपस्थित कणिकाएं होती है उनका निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा का निर्माण भी धीरे धीरे हो चुका होता है। 6ठे माह तक में हमने आपको क्या बताया कि जो फीटस होता है वो मानव का छोटा रूप धारण कर लेता है, यानी जो भ्रूण होता है वो मानव का एक छोटा सा रूप धारण कर लेता है 6ठे माह के कंप्लीट होते होते। इसके बाद जैसे ही 7वां माह प्रारंभ होगा, 6ठे माह के लास्ट में एक चीज और आपको याद रखनी है कि जैसे ही 6ठा माह का अंतिम चलेगा, यानी 6वें माह की लास्ट में आप उदर गुहा के ऊपरी भाग में यदि कान लगा करके सुनेंगे तो जो भ्रूण है उसके हृदय की धड़कन भी आपको सुनाई देने लग जाती है। इसके बाद 7वें माह तक में जो फीटस होता है वो मानव के गर्भाशय से बाहर रहने योग्य हो जाता है, यानी 7 महीने तक में भ्रूण का इतना विकास हो चुका होता है कि वह बाहर भ्रूण के यानी जो भ्रूण है वो गर्भाशय के बाहर रह सकता है। इसके बाद 8वें माह में जो भ्रूण होता है उसमें हमने आपको क्या बताया कि कोलेस्ट्रॉल यानी कि वसा का जमाव होने लगता है, जिस कारण से उनमें मसल्स भी डेवलप होने लग जाती है। और 9वें माह तक में जो भ्रूण होता है वो लगभग 20 इंच लंबा हो जाता है और साथ ही साथ 6 से लेकर के लगभग 8 पाउंड तक का हो जाता है। अब यहां पे ये कोई फिक्स नहीं दिया गया है, कोई किसी न किसी शिशु में आप इससे ज्यादा भी पा सकते हैं। इसके अलावा 9th माह जैसे ही कंप्लीट होगा उसमें आप पाएंगे कि जो शिशु होता है वो जन्म के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि जो मानव में भ्रूणी विकास की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो लगभग 270 दिनों की होती है, यानी कि लगभग 9 महीने की होती है। तो इस 9 महीने में आपने देखा कि 4 स्टेप के माध्यम से पूरी की पूरी निषेचन के बाद यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं जिनमें जाकर के अंत में शिशु निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और जैसे ही 9वां महीना कंप्लीट हो जाता है वैसे ही प्रसव की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से शिशु जो है बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि जो भ्रूणी विकास या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया है ये आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।